हाय गाइस, वेलकम बैक टू लॉगिरी। हाउ आर यू ऑल डूइंग? आज हम डिस्कस करेंगे लीगल करंट अफेयर्स, ठीक है, फ्रॉम 16 अक्टूबर 2021 टिल 31 अक्टूबर 2021। राइट, तो इसका वीडियो का मैं पार्ट 1 ऑलरेडी कर चुकी हूँ, जिसके अंदर हमने 1 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर 2021 की लीगल करंट अफेयर्स डिस्कस करी हैं। लीगल करंट अफेयर्स आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लैट LLB के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आप AILET के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, आप DUET जो DU का एग्जाम है उसके लिए प्रिपेयर करो, PU BHU MAHCET, कोई भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियोस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। राइट, अगर आप क्लैट के LLM एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगेन दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू, बिकॉज अगर आप स्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसके अंदर कि आपका इंटरव्यू भी होता है, राइटिंग पार्ट भी होता है और MCQ टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है ना। क्लैट LLM के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स कवर करनी रहती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी जजमेंट्स हैं वो मैं बहुत अच्छे से डिस्कस करती हूँ। नॉट ओनली दिस, आपको मैं प्रोवाइड करती हूँ फ्री PDFs सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स की, जो आप डाउनलोड कर सकते हो एंड जिनको अगर आप पढ़कर नोट्स क्रिएट करोगे दैट वुड बी अ वेरी गुड थिंग फॉर यू। राइट, तो ये है। और अगर आप एक लॉयर हो, आप एक लॉ स्टूडेंट हो जो हमेशा अपडेटेड रहना चाहते हो, इफ़ यू आर अ लॉ स्टूडेंट, आप एक एडवोकेट हो जो अपडेटेड रहना चाहते हो, ये वीडियोस आपको उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। राइट, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ। एंड अगर आप अगेन अगर आप लॉ एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं 2022 के अंदर, तो बहुत सही रहेगा कि आप जनवरी 2021 से लेकर के जब तक आपका एग्जाम नहीं होता 2022 में, तब तक की लीगल करंट अफेयर्स कवर करें। एंड उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी मेरी प्लेलिस्ट, जो कि बिल्कुल फ्री है, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। Yeah guys, welcome to Logiri. I hope you have subscribed to Logiri's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name @IamLogiri. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Logiri, then do follow us on Instagram. So we are going to talk about बांग्लादेश। बांग्लादेश में अभी जो दुर्गा पूजा पंडाल है उन पर अटैक हुआ था, तो उनकी बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर कौन है। शेख हसीना हैज सेड हर गवर्नमेंट विल डिलीवर जस्टिस इन द वायलेंस ऑफ कोमिला डिस्ट्रिक्ट। अब ये इंपॉर्टेंट है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में वायलेंस हुआ? कोमिला डिस्ट्रिक्ट। कौन सी डेट को हुआ? 13 अक्टूबर 2021। इंपॉर्टेंट अगेन, that was marked by mobs targeting दुर्गा पूजा पंडाल्स, ठीक है ना। जो ये वायलेंस हुआ उसमें दुर्गा पूजा पंडाल को टारगेट किया गया। द डिस्टर्बेंसेस क्विकली स्नोबॉल्ड इनटू द लार्जेस्ट कम्युनल वायलेंस, तो कम्युनल वायलेंस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, इन द रीसेंट हिस्ट्री ऑफ बांग्लादेश, वन ऑफ द लार्जेस्ट कम्युनल वायलेंस इन बांग्लादेश, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन, क्या बोला जा रहा है कि क्यों, रीजन क्या था उसका? जो रीजन बताया जा रहा है वो कहा जा रहा है कि कोई पिक्चर वायरल हो गई थी। डिसेक्रेशन का मतलब होता है डिसरिस्पेक्टफुल, ठीक है, डिसरिस्पेक्टफुल ऑफ एन इस्लामिक होली बुक, वहाँ की उसकी पिक्चर वायरल हो गई थी। एंड दिस इज व्हाट लेड टू द वर्स्ट वायलेंस टुक प्लेस इन हाजीगंज ऑफ चिटागोंग, ठीक है ना। तो जो वर्स्ट जो था वो हाजीगंज ऑफ चिटागोंग में गोंग में हुआ, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या, पुलिस को ओपन फायरिंग करनी पड़ी बिकॉज मॉब ने टेम्पल पे अटैक कर दिया था। द इंसिडेंट्स क्रिएटेड अ बिगर लॉ एंड ऑर्डर चैलेंज आफ्टर अ माइनॉरिटी रन इंस्टीट्यूट ने बोला कि हम जो दुर्गा माता की जो मूर्ति होती है जिसको इमर्स किया जाता है वाटर में, वो नहीं होने देंगे। बट गवर्नमेंट ने बहुत ही, इट टुक प्लेस पीसफुली अक्रॉस द कंट्री आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वेस्टेड द पंडाल्स टू स्टिक टू द पूजा ट्रेडिशंस, ठीक है ना। तो सब कुछ आराम से, बड़े आराम से हुआ। राइट, ओके। पार्ट टाइम एम्प्लॉयज नॉट इंटाइटल्ड टू रेगुलराइजेशन, सुप्रीम कोर्ट। पार्ट टाइम एम्प्लॉयज कौन से हैं? मे बी ऑफिस जो है 9 to 5 लगता है, कोई आता है वो 2 से 3 घंटे काम कर कर चला जाता है, तो उनको क्या कहते हैं? पार्ट टाइम एम्प्लॉयज, ठीक है ना। अब स्वीपर्स हो गए, ठीक है, टाइपिस्ट कई बार पार्ट टाइम रखते हैं बहुत सारे लॉयर्स। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस इल्मो देवी, नेम ऑफ द केस, इंपॉर्टेंट है, नोट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट पार्ट टाइम एम्प्लॉयज आर नॉट इंटाइटल्ड टू सीक रेगुलराइजेशन। रेगुलराइजेशन का मतलब क्या होता है? परमानेंट, ठीक है ना, परमानेंट। रेगुलराइजेशन का मतलब परमानेंट। एज दे, क्यों नहीं वो परमानेंट हो सकते? बिकॉज दे आर नॉट वर्किंग अगेंस्ट एनी सैंक्शन पोस्ट। जब पोस्ट निकलती है, वैकेंसी निकलती है, ठीक है ना, तो उसके अंदर क्या होता है? पूरी तो रूल्स होते हैं कि पूरा एडवर्टीजमेंट होगा, पब्लिक को पता होना चाहिए कि जॉब निकली है, सो दैट पीपल कैन अप्लाई,
ठीक है, उसके बाद इंटरव्यूज होंगे, ठीक है, उसके बाद एग्जाम या मतलब एग्जाम होगा। तो प्रॉपर एक प्रोसीजर है जो फॉलो किया जाता है सैंक्शन पोस्ट के लिए। ठीक है, वो कहते हैं क्योंकि वो एक सैंक्शन पोस्ट पे नहीं रखे गए हैं तो दे कैन नॉट रेगुलराइज, दे कैन नॉट बी परमानेंट नहीं हो सकते वो। द रेगुलराइजेशन फॉर पार्ट टाइम स्वीपर्स एट अ पोस्ट ऑफिस इन चंडीगढ़, द कोर्ट सेड इट वाज अ सेटल्ड प्रोपोजिशन ऑफ लॉ दैट रेगुलराइजेशन कुड ओनली बी as per policy declared by the state government and nobody can claim the regularization as a matter of right. तो ये important है कि कोई भी nobody can claim regularization as a matter of right. This is important. Right. उसके बाद the court ruled in favor of the government which had appealed against the Punjab and Haryana High Court decision to regularize the part-time employees. तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने उनको रेगुलराइज कर दिया था, बट सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं, ये पार्ट टाइम वर्कर्स है, नंबर 1, नंबर 2 इन पार्ट टाइम वर्कर से ज्यादा ये सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट नहीं रखे गए हैं, ठीक है ना, और नोबडी कैन क्लेम द रेगुलराइजेशन एज अ मैटर ऑफ राइट। अब ठीक है, सो आई हैव इंक्लूडेड दिस न्यूज आर्टिकल, मैंने ये इसलिए इंक्लूड किया बिकॉज इसमें से 2-3 चीजें जो मैं चाहती हूँ कि आपको बताऊँ, ठीक है ना। जुडिशरी शुड नॉट एक्ट एज अ सुपर लेजिस्लेचर, ऐसा कहा है सेंटर ने, हमारी गवर्नमेंट ने जुडिशरी को क्या कहा है कि यू शुड नॉट एक्ट, कि प्लीज आप सुपर लेजिस्लेटर की तरह मत एक्ट करो। लेजिस्लेचर क्या होती है? लॉ मेकिंग अथॉरिटी जिसके पास है, लॉ मेकिंग बॉडी होती है, ठीक है ना। तो सेंटर कह रही है कि हमारा काम है लॉ बनाना, आपका काम नहीं है, तो डोंट बी अ सुपर लेजिस्लेटिव। तो ये किससे बोला था? ये स्पीच थी यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की, वहां से ये जो चीज है ये कॉपी करी गई है। तो आपको पता होना चाहिए किसने बोला, ठीक है, किस रिगार्ड में बोला, ठीक है ना। तो स्पीच टू इंडिकेट दैट द जुडिशरी ऑट नॉट टू एक्ट एज सुपर लेजिस्लेचर बाय इंटरटेनिंग अ चैलेंज टू ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट, जिसके अंदर बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स जो हैं वो अमेलगमेट कर दिए गए हैं, बंद कर दिए गए हैं। और वो चैलेंज किसने किया है ये रिफॉर्म? अगर आपको ये बिल समझना है या एक्ट समझना है तो मैंने इसके ऊपर स्पेसिफिक वीडियो करी है, मॉनसून सेशन के जो इतने भी बिल्स हैं उनके ऊपर स्पेसिफिक वीडियो करी है, तो यू कैन चेक दैट आउट, राइट। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी किसने चैलेंज किया इसको? जयराम रमेश, हु इज अ राज्यसभा मेंबर। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, ठीक है, यू शुड नो दैट। सम ऑफ दिस प्रोविजंस ऑफ द एक्ट अंडर चैलेंज आर, एक तो जो चैलेंज किया है वो क्या है, क्या किया गया इसके अंदर? रिडक्शन ऑफ टेन्योर ऑफ द चेयरपर्सन, 5 साल से 4 कर दिया। 5 ईयर्स का टेन्योर था पहले, अब 4 ईयर्स का टेन्योर है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद द एक्ट मैंडेट्स द मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट बी 50 ईयर्स मिनिमम एज ऑफ अपॉइंटमेंट कर दी। द न्यू लॉ सेट द अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ कैबिनेट, दैट इज अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ कैबिनेट, ACC, अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ कैबिनेट, प्लीज इंपॉर्टेंट है, हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। कौन हेड करेगा ACC को? प्राइम मिनिस्टर हेड करेंगे। मे प्रेफरेबली मेक द अपॉइंटमेंट विद इन द 3 months ऑफ द रिकमेंडेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करें। बाय द सर्च कम सिलेक्शन कमिटी, SCSC, इसकी फुल फॉर्म, इसकी शॉर्ट फॉर्म, कौन अपॉइंट करेगा, कौन हेड है, पता होना चाहिए, ठीक है। द लॉ said that the recommendation of SCSC to the ACC should be only one single name per vacant post with waitlist available, ठीक है ना। तो एक सिंगल नाम ही दिया जाएगा। The affidavit said each one of these issues is purely one of the policy। अब ये कहाँ पे कोर्ट में केस चल रहा है, चैलेंज किया है, तो उसके अंदर एफिडेविट में उन्होंने कहा, सेंटर ने क्या कहा कि जुडिशरी को, भाई तुम सुपर लेजिस्लेचर मत बनो, वी आर द लॉ मेकिंग बॉडी। और ये किसकी स्पीच में से कॉपी किया गया है, लिया है? यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की स्पीच में से। कौन से एक्ट को चैलेंज किया? ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट में जो अमेंडमेंट आई है उसको, राइट। आ गया समझ? अब कौन से एक्ट को चैलेंज किया? ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट। ओके, क्लियर है इस बात पे? यूपी ड्रैगिंग इट्स फीट इन लखीमपुर केस, सुप्रीम कोर्ट पढ़ते हैं। लखीमपुर केस से रिलेटेड क्या न्यूज है? द सुप्रीम कोर्ट फाउंड इट हार्ड टू डिस्पेल, डिस्पेल का मतलब हार्ड टू बिलीव, ठीक है ना, यकीन नहीं हो रहा सुप्रीम कोर्ट को। द इम्प्रेशन दैट द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इज ड्रैगिंग इट्स फीट इन लखीमपुर खेरी केस इन विच अ यूनियन मिनिस्टर्स सन इज accused for mowing down protesting farmers with an SUV। ये न्यूज हमने कवर करी थी पिछली वीडियो में, ठीक है ना। तो a 3-judge bench led by Chief Justice so and so NV Ramana discovered from a status report filed by the government just minutes before the hearing that only 4 out of 44 witnesses to the brutal incident had given their statements to the judicial magistrate so far। तो 44 में से सिर्फ 4 ने दिया स्टेटमेंट। तो वो कहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश स्टेट है वो सही नहीं कर रही है, वो अपने पैर फंसा रही है इसके अंदर, और ये हमें दिख रहा है, ठीक है ना। हार्ड टू डिस्पेल मतलब इट इज हार्ड टू बिलीव दैट दे आर नॉट डूइंग सो,
ठीक है ना, क्योंकि पता चल रहा है। तो अब हम देखते हैं कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट को स्टेटमेंट किस सेक्शन के अंडर देनी होती है। ठीक है, तो दिस वाज इन न्यू सेक्शन 164 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। जो जितने भी डू इट वाले हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एलेट वालों के लिए। 164 क्या कहता है सीआरपीसी का? रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशंस एंड स्टेटमेंट। पढ़ लेते हैं। एनी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट में वेदर और नॉट ही हैज जुरिसडिक्शन इन द केस रिकॉर्ड एनी कन्फेशन और स्टेटमेंट मेड टू हिम इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन। कब? कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन के ड्यूरिंग। ठीक है ना, इन्वेस्टिगेशन के ड्यूरिंग कुछ भी कन्फेशन है तो वो कौन रिकॉर्ड करता है? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट। उसके पास जुरिसडिक्शन है या नहीं अंडर दिस चैप्टर और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स और एट एनी टाइम आफ्टरवर्ड्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द इंक्वायरी और ट्रायल। तो इंक्वायरी और ट्रायल से पहले इन्वेस्टिगेशन के ड्यूरिंग ये रिकॉर्ड होती है। प्रोवाइडेड दैट नो कन्फेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय अ पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर कन्फेशन नहीं रिकॉर्ड कर सकता on whom any power of magistrate has been conferred under any law for the time being in force। तो सेक्शन 164 के अंदर जो कन्फेशंस रिकॉर्ड होने थे, स्टेटमेंट रिकॉर्ड होनी थी, वो अभी तक नहीं हुई है। लखीमपुर वाले केस में 44 में से 4 विटनेसेस की ही हुई है। ठीक है, तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सेक्शन 164 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो न्यूज़ है वो हम आगे देखेंगे, कमिटी फॉर्म की है, वो कौन हेड करे वो हमें याद रखना है। ठीक है, अभी के लिए 164 बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बंगाल कांट बार सीबीआई फ्रॉम प्रोबिंग क्राइम्स इन स्टेट, सेंटर टेल्स सुप्रीम कोर्ट। तो किस कंटेक्स्ट में है ये देख लेते हैं। हमें पता है बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस हुए हैं, ठीक है ना, कि इलेक्शंस के बाद वायलेंस हुआ। ठीक है ना, तो उससे रिलेटेड में बोल रहे हैं। तो यूनियन गवर्नमेंट तो केस फाइल किया है, किसने फाइल किया है? वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हैज फाइल्ड केस अगेंस्ट द यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट केस फाइल किया है अंडर आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द स्टेट वेस्ट बंगाल ने क्या चैलेंज किया? हैज चैलेंज द सीबीआई's जुरिसडिक्शन। सीबीआई क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, फुल फॉर्म हर किसी को पता होना चाहिए, टू रजिस्टर एफआईआर। उन्होंने क्या कहा है कि सीबीआई के पास कोई भी जुरिसडिक्शन नहीं है, मतलब पावर नहीं है, टू रजिस्टर एफआईआर एंड कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन इन द स्टेट इन मैरिड अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ केसेस। ठीक है ना, तो वो कहते हैं कि सीबीआई ऐसा नहीं कर सकता है, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता है। तो देखते क्या है। तो यूनियन गवर्नमेंट टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट दैट ममता बनर्जी गवर्नमेंट इन वेस्ट बंगाल डज नॉट हैव एनी एब्सोल्यूट पावर टू कीप द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम इन्वेस्टिगेटिंग क्राइम्स इनसाइड द स्टेट। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, पूरे कंट्री के अंदर कुछ भी इन्वेस्टिगेट कर सकता है। ठीक है ना, इट सेड दैट नो पावर, नॉट इवन द यूनियन गवर्नमेंट हैज द अथॉरिटी टू रैटल द ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब इंडिपेंडेंस, ऑटोनॉमी मतलब independence of the premier agency to conduct investigation especially in cases of post poll violence transferred to it by Calcutta High Court। अब ये इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए कि सीबीआई के पास क्यों सीबीआई कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि कैलकटा हाई कोर्ट ने बोला है कि आप ये करो। इन विच द स्टेट पुलिस आर अंडर अ क्राउड, मतलब स्टेट पुलिस जो है वो ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पा रही है, बायस ना इन्वेस्टिगेशन हो उनकी, तो इसलिए सीबीआई को बोला गया कि आप इन्वेस्टिगेट करो। उसके अंदर वेस्ट बंगाल ने कहा है कि नहीं, सीबीआई नहीं कर सकती। तो सेंटर ने कहा है कि बंगाल बार नहीं कर सकता सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करने से। ठीक है, कॉल टू बाइफरकेट मतलब डिवाइड, कॉल टू बाइफरकेट मतलब डिवाइड, बाइफरकेशन मतलब डिवीजन। ठीक है, बाइफरकेशन मतलब डिवीजन। कॉल टू बाइफरकेट असम ग्रोज लाउडर। ठीक है ना, जो स्टेट ऑफ असम है उसको डिवाइड करने की जो वॉइस है वो लाउडर हो गई है। कौन से पार्ट्स डिवीजन चाहते हैं ये हमें याद करना है। द डिफेसिंग ऑफ असमी स्लोगन्स ऑन होर्डिंग्स ऑफ जल जीवन मिशन इन द बंगाली मेजॉरिटी बराक वैली, बंगाली मेजॉरिटी बराक वैली, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बराक वैली के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, जब असम मिजोरम का जो डिस्प्यूट है, बॉर्डर डिस्प्यूट है, उसके अंदर भी हमने पढ़ा था। ठीक है ना, उसके ऊपर भी मैंने पूरी वीडियो करी हुई है, तो वो चेक कर लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट है। ठीक है, उसके अंदर भी बराक वैली का नाम आया था। हैज लेड टू कॉल फॉर बाइफिकेशन ऑफ असम, किसने बोला है? बंगाली मेजॉरिटी बराक वैली के अंदर। ठीक है ना, तो उन्होंने होर्डिंग्स लगाए हैं, ठीक है ना, इन ब्लैक टू प्रोटेस्ट द इम्पोजिशन ऑफ द असमीज लैंग्वेज। क्यों प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? इम्पोजिशन ऑफ असमीज लैंग्वेज इन बराक वैली वेयर बंगाली इज द ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, तो असमीज लैंग्वेज वहाँ पे लगा दी गई है जहाँ पे बंगाली इज द ऑफिशियल लैंग्वेज, क्योंकि बंगाली जो है वो मेजॉरिटी में। द वैली कवर्स द साउदर्न असम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ काचर, हाइलकांडी एंड करीमगंज।
ठीक है ना। तो ये 3 है। काचर भी तब न्यूज़ में था जब असम और मिजोरम वाला डिस्प्यूट था, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमें देखनी है। बराक वैली, बंगाली मेजॉरिटी, कौन कौन से असम डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं इसके अंदर, ठीक है ना, वैली कौन से, ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है ना। तो ये ज़रूरी है। ओके, अब सीजे मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया स्ट्रेसेस ऑन जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो ये हमें पता है ऑलरेडी, हम बहुत बार इस बारे में बात कर चुके हैं मेरी लीगल करंट अफेयर्स की वीडियो के अंदर, बट इसके अंदर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, फिगर्स दिए हुए हैं। 24280 एंड द नंबर ऑफ कोर्ट हॉल्स अवेलेबल इज 20143। वो कहते हैं कि जुडिशियल ऑफिसर्स हमारी कंट्री में जो हैं वो हैं 24280, और जो कोर्ट हॉल्स अवेलेबल है वो 2014 इंक्लूडिंग 620 रेंटेड हॉल्स, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। फेलियर टू डिलीवर टाइमली जस्टिस कॉस्ट द कंट्री एज मच एज 9% ऑफ द एनुअल जीडीपी। ये भी उन्होंने एक फिगर शेयर करी, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ओके, चले आगे। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021 इंपॉर्टेंट है ये, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो गवर्नमेंट नोटिफाइड न्यू रूल्स वेयर इन द जेस्टेशनल लिमिट फॉर टर्मिनेशन, मतलब टर्मिनेशन ऑफ जो प्रेगनेंसी टर्मिनेशन है, ठीक है, हैज़ बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 20 to 24 वीक्स फॉर सर्टेन कैटेगरीज ऑफ वुमेन, ठीक है। टर्मिनेट करवा सकते हैं प्रेगनेंसी 20 से 24 वीक्स हो गया है, 20 to 24 वीक्स किस चीज़ के लिए, फॉर सर्टेन कैटेगरी ऑफ वुमेन। प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसका नाम नोट करिए, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब अर्लियर अबॉर्शन रिक्वायर्ड द ओपिनियन ऑफ 1 डॉक्टर इफ डन विद इन 12 वीक्स ऑफ कंसेप्शन, ठीक है ना, एंड 2 डॉक्टर्स इफ डन विद इन 12 एंड 20 वीक्स। मतलब 12 वीक्स तक अगर अबॉर्शन हो रहा है तो ओपिनियन ऑफ 1 डॉक्टर वॉज रिक्वायर्ड। आफ्टर 12 वीक्स 2 डॉक्टर्स, और 20 वीक्स तक ही अबॉर्शन हो सकता था, ठीक है। अब ये टाइम पीरियड कितना हो गया, 24 वीक्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स अ स्टेट लेवल मेडिकल बोर्ड विल बी सेट अप टू डिसाइड इफ अ प्रेगनेंसी मे बी टर्मिनेटेड बियॉन्ड दिस पीरियड। नाउ प्लीज गाइज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके। सबसे पहले तो पहले कितने वीक्स तक अबॉर्शन हो सकता था, 20 वीक्स तक है इसका आंसर। अब कितने वीक्स तक हो सकता है, 24 वीक्स, राइट, 24 वीक्स, ठीक है। वो भी स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ वुमेन के लिए, ठीक है। नाम क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021, ठीक है। पहले टिल 12 वीक्स अगर होता था तो 1 डॉक्टर की ओपिनियन चाहिए थी, 20 वीक्स तक 2 डॉक्टर्स की ओपिनियन। अब क्या होगा, न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग स्टेट लेवल मेडिकल बोर्ड, इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना, डिसाइड करेगा कि प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी चाहिए या नहीं। द रूल्स दैट सच अ डिसीजन कैन बी टेकन बाय मेडिकल बोर्ड ओनली आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन इंश्योरिंग दैट द प्रोसीजर वुड बी सेफ फॉर द वुमेन, ठीक है ना। तो वो देखेंगे कि क्या वो सेफ है वुमेन के लिए। अब वो कौन सी कैटेगरी ऑफ वुमेन है जिनको 24 वीक्स तक अलाउ किया गया है, वो देख लेते हैं। 3B, तो 3B, रूल 3B ऐड किया गया है जो बताता है हमें वुमेन एलिजिबल फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अप टू 24 वीक्स। कौन सी वुमेन है जो अबॉर्शन के लिए कंसिडर करी जाएंगी अप टिल 24 वीक्स। नॉर्मली कितना है, 20 वीक्स, हमें याद रहेगा ये। अब वो देख लेते हैं, ये आपको याद करना जरूरी है। नंबर 1, सर्वाइवर्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, रेप और इंसेस्ट। इंसेस्ट क्या होता है, इलीगल सेक्स बिटवीन मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। हम सुनते हैं ना, अंकल एंड बिटवीन नीस, ठीक है। या फिर इंसेस्ट इज इलीगल सेक्स बिटवीन मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, बिटवीन मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली, ठीक है ना। हम सुनते हैं ना कि छोटी बच्चियों के साथ उनके अंकल्स रेप कर देते हैं। इवन फादर्स के भी केसेस आते हैं कि फादर डॉटर, ठीक है, अंकल नीस आते हैं ना, बहुत सारे केसेस आते हैं ऐसे, तो उसको कहते हैं इंसेस्ट, ठीक है। सर्वाइवर्स ऑफ सेक्सुअल रेप, अगर वो कुछ ऐसे करके वो प्रेग्नेंट हो गई है, फादर डॉटर, ठीक है। माइनर्स, ठीक है, माइनर्स जो 18 ईयर्स से कम, नॉट अटेन द एज ऑफ 18 years, they are called minors, ठीक है। चेंज ऑफ मैरिटल स्टेटस ड्यूरिंग द ऑनगोइंग प्रेगनेंसी, शादी का स्टेटस चेंज हो गया, मतलब ऑनगोइंग प्रेगनेंसी की ड्यूरिंग शी ईदर गॉट विडोर, ठीक है, हस्बैंड की डेथ हो गई या डाइवोर्स हो गया,
ठीक है। वुमेन विद फिजिकल डिसेबिलिटीज, वुमेन विद फिजिकल डिसेबिलिटीज, मेजर डिसेबिलिटी एज पर क्राइटेरिया लेड अंडर द राइट्स ऑफ Persons with Disabilities Act 2016. This is again important. Sexual assault, rape, incest, minors, marital status change हो गया जिनका widow हो गई या divorce हो गया, women with physical disabilities, mentally ill women including mental retardation. ठीक है ना। हम बहुत बार सुनते हैं कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे बेचारे मेंटली चैलेंज्ड गॉड के गिफ्ट्स रहते हैं उनके साथ रेप हो गया। ठीक है, देयर आर केसेस एंड बिकॉज बियॉन्ड पर्टिकुलर वीक्स पता ही बाद में चलता है तो अबॉर्शन भी नहीं करवा सकते, तो मेंटली इल कंसिडर करे जाएंगे। द फीटल माल फॉर्मेशन that are substantial risk of being incompatible with life, or if the child is born it may suffer from such physical or mental abnormalities to be seriously handicapped। ठीक है ना, अगर ऐसा फीटस है, ठीक है ना, कि बच्चा जो है वो सीरियसली हैंडीकैप्ड पैदा होगा या एबनॉर्मल पैदा होगा, मेंटली एबनॉर्मल पैदा होगा, फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ होंगी, तब भी वो कंसिडर कर सकते हैं। वुमेन विद प्रेगनेंसी इन ह्यूमैनिटेरियन सेटिंग और डिजास्टर और इमरजेंसी सिचुएशंस एज मे बी डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है ना, कोई ऐसा डिजास्टर या कोई इमरजेंसी जो डिक्लेयर करी है गवर्नमेंट ने उसके ड्यूरिंग कुछ है तब भी कंसिडर करी जा सकती है। यू हैव टू लर्न ऑल ऑफ दिस, लर्न इम्पॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। रीजन फॉर ब्रिंगिंग इन न्यू रूल्स, ये न्यू रूल्स क्यों लेकर आए गए हैं ये पढ़ते हैं। द न्यू अबॉर्शन रूल्स नोटिफाइड बाय द यूनियन गवर्नमेंट रिसेंटली रिकॉग्नाइज माइनर्स एज वल्नरेबल कैटेगरी। तो जो माइनर्स हैं, माइनर्स कौन, हु हैव नॉट अटेन द एज ऑफ 18 ईयर्स, ये बहुत ज़रूरी है डेफिनेशन, नॉट अटेन द एज ऑफ 18 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, वो वालनरेबल है। क्यों वालनरेबल है ये हम पढ़ेंगे। एंड सीक टू मेक सर्विसेज मोर असेसिबल टू देम। ठीक है ना, जो ये अबॉर्शन सर्विसेज हैं, ये जो अबॉर्शन सर्विसेज हैं, बट सोशल स्टिग्मा एंड कन्फ्लिक्ट विद पॉस्को एक्ट 2012 और द लॉ अगेंस्ट चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज पोज हर्डल्स। तो देयर इज नीड टू फाइट स्टिग्मा अराउंड अडोलेसेंट सेक्स। अडोलेसेंट सेक्स मतलब बेसिकली टीनेजर्स, ना तो वो एडल्ट हैं और ना ही अभी छोटे बच्चे हैं। वो कहते हैं कि वी नीड टू फाइट स्टिग्मा अराउंड अडोलेसेंट सेक्स, जो टीनेज सेक्स है, जो टीनेजर्स आपस में सेक्स कर लेते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन सर्विसेज रियली रीच अडोलेसेंट्स। वो कहते हैं जो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज ऑफ कॉन्डम्स और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट वो रियली टीनेजर्स के पास पहुंच पाती हैं। ठीक है, मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑल्सो ऑब्स्टेकल्स है पोस्ड बाय द पॉस्को एक्ट 2012 इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज। तो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स वो कहते हैं कि एक तो टीनेजर्स जो सेक्स करते हैं वो एक बहुत ही बड़ा स्टिग्मा है, तो ना तो उनके तक कॉन्ट्रासेप्टिव्स पहुंच पाते हैं और ना ही अगर टीनेज लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो अबॉर्शन का वो मतलब वो मिल पाता है। इसकी वजह दो, एक तो सोशल स्टिग्मा है और एक जो पॉस्को एक्ट 2012 है वो भी रास्ते में आता है। वो कैसे रास्ते में आता है, सेक्शन 19 of the act requires any person aware of minor engaging in sex to report the matter to the local police। Obviously अगर अगर एक माइनर है, ठीक है, if a minor girl is pregnant, ठीक है ना, तो और वो डॉक्टर के पास आती है, ठीक है, तो obviously she had sex, that is why she is pregnant। Now the law says section 19 of the POSCO Act says that the matter needs to be reported to the local police। ठीक है ना, इवन इफ इट वॉज कंसेक्चुअल एक्ट, मतलब अगर मर्जी से किया है, ठीक है, इट इज़ नॉट अ फोर्सफुल सेक्स, अपनी मर्जी से कंसेंट दिया है लड़की ने, ठीक है ना। एक्ट एज अ लॉ पेग्स द एज ऑफ कंसेंट एट 18 ईयर्स। ठीक है ना, तो अब ये बहुत ही कंफ्यूजन है। ठीक है, तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, ये इंपॉर्टेंट है कि क्या हडल, कौन सा सेक्शन हडल है, सेक्शन 19 क्या कहता है। सेक्शन 19 वो ये लिखा हुआ है, दिस एक्ट क्रिमिनलाइजेस सेक्सुअल एक्टिविटी इंक्लूडिंग कंसेंशुअल बिलो 18 ईयर्स एंड मेक्स रिपोर्टिंग मैंडेटरी फॉर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स कर्टेलिंग गर्ल असेस टू सेफ अबॉर्शन। ठीक है ना, तो वो डॉक्टर्स के पास नहीं आते हैं अबॉर्शन के लिए, ठीक है ना, वो इसलिए बिकॉज कन्फ्लिक्ट, ठीक है ना, अगर वो जाएंगे डॉक्टर्स को बताना पड़ेगा बिकॉज दैट इज व्हाट द लॉ सेज, राइट। तो इसलिए एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। बट अब लॉ आ गया है कि माइनर्स वुड बी कंसिडर्ड फॉर, इसका मतलब ये दिस कैन बी समवेयर साइडलाइंड, ठीक है ना, क्योंकि माइनर्स का नाम स्पेसिफिकली डाला गया है नए रूल्स में। ठीक है, तो रीज़न क्या है, ये पॉस्को एक्ट वाली प्रॉब्लम एंड प्लस माइनर्स का जो इशू है उसको कहीं ना कहीं उसको कहीं सॉल्व करने का
करा गया है, अब ठीक है। टॉप ऑफिशियल्स लाइबल फॉर सेल ऑफ टॉक्सिक क्रैकर्स सुप्रीम कोर्ट से। सो अभी तक हमने क्रैकर्स से लेकर जो ऑर्डर्स थे अर्जुन गोपाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस के अंदर, उसके अंदर हमें पढ़ा था कि सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन करी एंड पाया कि जो कंटेंट्स बैंड हैं, ठीक है ना, जो कंटेंट्स बैंड हैं वो मैन्युफैक्चरर्स के पास रॉ मटेरियल भी पाए गए एंड जो बने हुए क्रैकर्स थे जो मैन्युफैक्चर करे गए थे उसके अंदर भी जो बैंड कंटेंट था वो पाया गया। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वो पढ़ लेते हैं। द सुप्रीम कोर्ट सेड चीफ सेक्रेटरीज एंड टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पुलिस ऑफिसर्स विल बी हेल्ड पर्सनली लायबल इफ बैंड वेराइटीज ऑफ फायर क्रैकर्स आर फाउंड टू बी यूज्ड इन एनी ऑफ द स्टेट्स। वो कहते हैं कि चीफ सेक्रेटरीज, टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पुलिस ऑफिशियल्स, जितने भी टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव और पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो लायबल पाए जाएंगे, ठीक है ना, अगर बैंड वेराइटीज ऑफ फायर क्रैकर्स पाए जाते हैं उनकी स्टेट के अंदर, ठीक है ना। सेलिब्रेशन कैन नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स हेल्थ। यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आ जाता है हमारा, आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो वो कहते हैं कि सेलिब्रेशन कैन नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ वंस हेल्थ, पर्टिकुलरली सीनियर सिटीजन एंड children. It is found that any banned firecrackers are manufactured, sold and used in any particular area, the Chief Secretary of the states, the Secretary of the states and the Commissioner of Police of the area, District Superintendent of Police of the area and SHO police officer in charge of the police station shall be held personally liable, the top court said. मतलब ये officials they will be held personally liable, ठीक है ना। The order came on a plea represented by senior advocate Gopal Shankar Narayanan. The manufacturers were bluntly flouting the court's ban on using toxic chemicals such as barium salts in firecrackers. कौन सा salt ban है, तो कौन सा content banned है, barium salts are banned, right? The court had allowed the use of green or environmental friendly crackers made without toxic ingredients. तो firecrackers पूरे के पूरे banned नहीं है, जो firecrackers green और environmental friendly क्रैकर्स जिन्हें हम कहते हैं जो विदाउट टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स है वो अलाउड है, ठीक है। तो आर्टिकल 21 जिसका मैंने बताया था कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है वो वायलेट होती है एंड कोर्ट कह रहा है कि इट इज मेड क्लियर दैट इज नो टोटल बैन ऑन यूज ऑफ फायर क्रैकर्स। टोटल बैन नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बैरियम बैंड है, बैरियम सॉल्ट्स जो है वो बैंड है, बैरियम सॉल्ट्स बैंड है, प्लीज, बैरियम सॉल्ट्स बैंड है। इन द फायरवर्क्स इज ऑल्सो हियर बाय बैंड है वो, ठीक है ना। तो जजमेंट का नाम इंपॉर्टेंट है, अर्जुन गोपाल, ठीक है, ये याद रखना है। अब सपोर्ट फॉर टेरर आउटफिट डजंट अट्रैक्ट यूएपीए। यूएपीए क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1967 का जो एक्ट है उसके अंदर ऑफेंस नहीं होगा अगर हेल्ड दैट मेयर एसोसिएशन विद अ टेररिस्ट आउटफिट ऑर्गेनाइजेशन एज अ मेंबर और अदरवाइज इज नॉट सफिशिएंट टू अट्रैक्ट एन ऑफेंस अंडर द यूएपीए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। जजमेंट का नाम आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, वो भी नोट कर लेना। Association or support for a terror outfit should be accompanied with an intention to commit acts to further the activities of the terrorist organization. वो क्या कहते हैं कि intention होनी चाहिए, मेयर मेंबर होना is not an offense। वो क्या कहते हैं कि accompanied क्या होना चाहिए, प्लस मेंबर प्लस with an intention to commit acts to further the activities of the terrorist organization, ठीक है ना। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, ठीक है ना। क्लैरिफाइड इन अ जजमेंट विच में क्रिएट सिग्निफिकेंट रिपल्स अबाउट द स्टेट्स यूज ऑफ पावर टू अरेस्ट एंड डिटेन यंग पर्संस अंडर द टेरर लॉ, ठीक है। द कोर्ट वाज डीलिंग विद सेक्शन 38। नाउ ये सेक्शंस हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डीयू वाले, MAHCET वाले, जितने क्लैट वालों को सेक्शंस याद करने की जरूरत नहीं होती, उनको समझने की जरूरत होती है। LLM वालों को याद करने की जरूरत होती है, LLB वाले समझ लें। तो सेक्शन 38 क्या कहता है यूएपीए का कि मेंबरशिप ऑफ अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, सेक्शन 39 कहता है सपोर्टिंग अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूएपीए, बोथ सेक्शंस अट्रैक्ट इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 years और फाइन और बोथ। ये सेक्शंस हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। मेयर एसोसिएशन विद द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट सफिशिएंट टू अट्रैक्ट सेक्शन 38। मेयर एसोसिएशन एंड मेयर सपोर्ट गिवन टू अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट सफिशिएंट टू अट्रैक्ट सेक्शन 39। द एसोसिएशन एंड द सपोर्ट हैव टू बी विद द इंटेंशन ऑफ फर्दरिंग द एक्टिविटीज ऑफ अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। कुछ और भी करा होना चाहिए, कुछ इंटेंशन दिखनी चाहिए, ठीक है ना, ये बोला है। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं सेक्शन 38 एंड 39। तो जो हमारा सेक्शन 38 है वो क्या किस बारे में बात करता है, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मेंबरशिप ऑफ अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं तो वो एक ऑफेंस है, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये नोट कर लीजिए।
A person who associates himself or professes to be associated with a terrorist organization with intent to further its activities commits an offense. अब देखिए यहाँ पे भी मैं ब्लू में मार्क कर देती हूँ, with intent क्या लिखा हुआ है, with intent to further its activities, ठीक है ना, intention to further its activities relating to membership of terrorist organization provided that this subsection shall not apply. वो कहते हैं कि ठीक है membership होना और intention to further activities करना is an offense, but वो offense नहीं माना जाएगा अगर वो person prove कर देता है कि उस टाइम पे the organization जिस टाइम पे वो member था was not declared as a terrorist organization. तो जितनी organizations terrorist organization होती हैं declare करी जाती हैं, that he has not taken part in the activities of the organization at any time during its inclusion in the schedule as a terrorist organization. तो okay, वो ये प्रूव कर दे कि मैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट ही लिया जब से डिक्लेयर हुई है दैट इट इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन. नहीं तो अगर प्रूव हो जाता है दैट ही हैज कमिटेड दिस ऑफेंस अंडर सेक्शन 38, then shall be punishable with imprisonment for a term not exceeding 10 years or with fine or with both. Right. Section 39 में क्या बात कर रहे हैं, offense relating to support given to a terrorist organization. A person commits the offense relating to support given to a terrorist organization who with intention to further the activity of a terrorist organization invites support for the terrorist organization and the support is not or is not restricted to provide money or other property within the meaning of section 40, or who with the intention to further the activity of terrorist organization arranges, manages or assists in arranging or managing a meeting which he knows is a support. मतलब अगर वो प्रॉपर सपोर्ट करता है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को देन 39 के अंदर ऑफेंस माना जाएगा. हमें ये याद रखना है कि सेक्शन 39 और 38 क्या कहते हैं. डीयू वालों के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एलएलएम वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब आर्की बिशप ऑफ बेंगलुरु अपोजेस एंटी कन्वर्जन लॉ. ठीक है ना, एंटी कन्वर्जन मतलब जैसे हिंदू है वो मुस्लिम्स में कन्वर्ट हो रहे हैं या क्रिश्चियंस में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है ना, मतलब कोई भी वन रिलीजन से सेकंड रिलीजन में कन्वर्ट होना और उस पर रोक लगाना. ठीक है ना. अब हमें क्या क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, कौन सी स्टेट प्रपोज करिए, कौन सी स्टेट प्रपोज करिए, अभी लेकर नहीं आई है, प्रपोज करिए. ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं पहले भी आपको बहुत ज्यादा बोलती हूँ. एंटी कन्वर्जन लेजिस्लेशन प्रपोज्ड बाय कर्नाटका गवर्नमेंट. कौन सी गवर्नमेंट, कौन सी स्टेट, कर्नाटका. इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए. ऑर्डर अ सर्वे सीकिंग इंफॉर्मेशन अबाउट चर्चेस इन द स्टेट. ठीक है ना, तो ये प्रपोज करिए और जो बिशप है बेंगलुरु के वो इसको अपोज करें. स्टेट पता होनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे ये इशू चल रहा है. अब बात करते हैं राइट टू प्रोटेस्ट की. तो मोनिका अग्रवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस है, इसके अंदर जो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे उसके बारे में बात करी गई है. द सुप्रीम कोर्ट सेड farmers had the right to protest, but roads cannot be blocked indefinitely, impeding the right of the citizens to commute without hindrance. तो वो क्या कहते हैं कि ठीक है तुम प्रोटेस्ट कर सकते हो बट तुम रोड्स ब्लॉक नहीं कर सकते हो. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है. Although the right to protest is not an explicit right under the fundamental rights, it can be derived from the right to freedom of speech and expression under Article 19. वो कहते हैं क्लियर कट राइट नहीं प्रोवाइड करी गई है फंडामेंटल राइट्स में, बट वो डिराइव कर सकते हैं हम कौन सी राइट में से, आर्टिकल 19. राइट. The Supreme Court hearing the plea regarding Shaheen Bagh protest in 2019 upheld the right to peaceful protest against the law, but also cleared that public ways and public spaces cannot be occupied and that too indefinitely. ये बैकग्राउंड की बात हो, पिछले केसेस की बात हो रही है, बट अभी जो ये केस आया है वो आया है जो फार्मर्स ने जो रास्ता रोक रखा था उससे रिलेटेड. ठीक है ना, तो ये हम पिछला बात करें. उससे पहले सुप्रीम कोर्ट रेफर्ड टू इट्स 2018 जजमेंट इन मजदूर किसान शक्ति संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया बच्चा पार्टी. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट. ठीक है ना, एलएलएम वालों के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. विच डेल्ट विद डेमोन्स्ट्रेशंस एट दिल्ली's जंतर मंतर. द जजमेंट ट्राई टू बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ लोकल रेजिडेंट विद दोज ऑफ प्रोटेस्टर्स टू होल्ड डेमोन्स्ट्रेशंस एंड डायरेक्टेड द पुलिस टू डिवाइस अ प्रॉपर मैकेनिज्म फॉर लिमिटेड यूज ऑफ द एरिया फॉर पीसफुल प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन टू ले डाउन पैरामीटर्स फॉर दिस. वो कहते हैं कि प्रोटेस्ट करो ठीक है बट रास्ता नहीं ब्लॉक करना. उसके बाद रामलीला मैदान इंसिडेंट वर्सेस होम सेक्रेटरी. इंपॉर्टेंट, अगेन इंपॉर्टेंट. इसमें क्या कहा गया 2012 में, had stated, Supreme Court had stated citizens have a fundamental right to assembly and peaceful protest which cannot be taken away by an arbitrary executive or legislative action. उन्होंने क्या बोला, उनको पीसफुल प्रोटेस्ट, राइट टू असेंबली एंड पीसफुल प्रोटेस्ट है. किसके अंदर, रामलीला मैदान इंसिडेंट वर्सेस होम सेक्रेटरी. याद है रामदेव को उठाया था,
ठीक है ना, रामदेव को उठाया था, बहुत कुछ हुआ था तब। मजदूर किसान शक्ति संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और अब का केस क्या है, मोनिका अग्रवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सेट्स अप कमिटी टू एग्जामिन पेगासस एलिगेशंस। तो पेगासस के बारे में, पेगासस स्पाईवेयर जिसके अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, पेगासस क्या है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर कि आप, जिसके थ्रू आप किसी के फोन के अंदर देख सकते हो कि क्या चैट्स हो रहे, मतलब सब कुछ देख सकते हो, फोन चेक कर सकते हो, लैपटॉप चेक कर सकते हो, एंड उस पर्सन को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है ना, तो ऐसा सॉफ्टवेयर है, एंड कहा जा रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे जर्नलिस्ट एंड बहुत सारे पॉलिटिशियंस के ऊपर ये जो सॉफ्टवेयर है वो यूज करके उनकी प्राइवेसी जो है, वो राइट टू प्राइवेसी जो है वो वायलेट करी है। तो क्या कहा है, तो अब जिनकी राइट टू प्राइवेसी वायलेट हुई है, जिनके ऊपर कहा जा रहा है कि पेगासस का सॉफ्टवेयर यूज करके उनके फोन्स के अंदर, उनके लैपटॉप्स को हैक किया गया है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गया है। मनोहर लाल शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस का नाम है, stressing that the power of the state to snoop in the name of national security into the sacred private space of individuals is not absolute। वो क्या कह रहे हैं कि स्टेट की पावर, मतलब गवर्नमेंट की जो पावर है वो अनलिमिटेड नहीं है कि किसी की भी प्राइवेट स्पेस में जाकर वो झांक सके। इट इज नॉट अनलिमिटेड, इट इज in limited, it is not absolute। ठीक है ना, the Supreme Court appointed an expert technical committee overseen by former, this is very very important, overseen by former Supreme Court Judge R.V. Ravindran to examine allegations that the center used Israeli software Pegasus to spy on citizens। Please, this is very very important, most expected question। मतलब 99.9% चांसेस है किसी ना किसी के मतलब एग्जाम में आप पे पढ़ा होगा। ठीक है, तो नाम याद कर लो। ठीक है, और पेगासस के बारे में अगर पूरी डिटेल चाहिए, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखने हैं, तो उस पर वीडियो किया हुआ है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। A three-judge bench led by Chief Justice N.V. Ramana, also comprising of Justice Suryakant and Hima Kohli, said it decided to refuse the center's offer to appoint an expert committee to investigate the allegations because such a course of inaction would violate। क्या हुआ, गवर्नमेंट कह रही थी कि हम एक कमिटी अपॉइंट कर देते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रिफ्यूज किया, क्यों रिफ्यूज किया, क्योंकि एक सेटल्ड जुडिशियल प्रिंसिपल है। क्या है वो सेटल्ड जुडिशियल प्रिंसिपल, अगेंस्ट बायस, दैट जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट ऑल्सो बी सीन टू बी डन। मतलब अगर देखो, गवर्नमेंट पे तो एलिगेशंस है, किस पे एलिगेशंस है, गवर्नमेंट पे एलिगेशंस है, गवर्नमेंट ही कमिटी बनाएगी, तो क्या वो जस्टिस होगा, नहीं। ठीक है, जस्टिस रविंद्रन वुड बी असिस्टेड बाय, तो वो असिस्ट कौन कौन करेगा उनको, आलोक जोशी असिस्ट करेंगे उनको। ठीक है, संदीप ओबरॉय असिस्ट करेंगे। अब who all are the members of the committee? Naveen Kumar Chaudhary, then we have Amrita Vishwa Vidyapeetham, Amrita Puri, Ashwin Anil Gumasthe। We have members who are going to be the members of the committee। और पहले हमने पढ़ा असिस्ट कौन करेगा उनको, चेयरमैन हम पढ़ ही चुके हैं, अब हेड हम पढ़ ही चुके हैं कि कौन है। द कोर्ट सेड द petitions filed before it, including ones by veteran journalist N. Ram and Shashi Kumar, editors Guild of India and victims of alleged snooping, had raised overwhelming concerns। देखिए केसेस किसने फाइल करे हैं, मेजर केस जो फाइल किया है वो वेटरन जर्नलिस्ट हैं एन राम एंड शशि कुमार, जो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, एंड जिनके अगेंस्ट मतलब जिन जो कह रहे हैं कि हमारा जो है फोन्स जो है हैक किए गए हैं, डिवाइसेस हैक करी गई हैं। द कोर्ट आस्क्ड द कमिटी टू सबमिट इट्स रिपोर्ट एक्सपीडियसली, मतलब जल्दी से। इट पोस्टेड द नेक्स्ट हियरिंग आफ्टर 8 वीक्स। तो हम ये केस को अच्छे से फॉलो करेंगे। हेड कौन है आपको याद रखना है, मेंबर्स कौन है याद रखना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। The Supreme Court wants the Justice R.V. Ravindran expert committee not to just inquire into recent allegations of the government using Pegasus to snoop, but travel back the trail to reports of the Israeli spyware being used to hack social media accounts of private citizens in 2019। वो कहते हैं कि सिर्फ अब की जो 2021 की allegations है वो ही नहीं आपने देखनी है, आपने 2019 के अंदर भी जो allegations थी कि सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक किए गए हैं लोगों के, वो भी देखना है, वो भी इन्वेस्टिगेट करना है। और क्या रिकमेंडेशंस उनको करनी है कमिटी को, टू मेक रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग इनैक्टमेंट और अमेंडमेंट टू एग्जिस्टिंग लॉ एंड प्रोसीजर सराउंडिंग सर्वेलेंस एंड फॉर सिक्योरिंग इम्प्रूव्ड राइट टू प्राइवेसी। क्या लॉ होना चाहिए या क्या अमेंडमेंट होनी चाहिए रिसेंट लॉज के अंदर, ठीक है ना, विद रिगार्ड टू सर्वेलेंस, with regard to right to privacy।
regarding enhancing and improving the cyber security of the nation and its assets to ensure prevention of invasion of citizens' right to privacy and otherwise than in accordance with law by state and or non-state entities through such spywares. ठीक है ना, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. Regarding the establishment of a mechanism for citizens to raise grievance or on suspicion of illegal surveillance of their devices. अगर किसी को लग रहा है कि उसका सस्पिशन है, लग रहा है कि जो उनका फोन है, उनकी जो डिवाइसेस है वो हैक करी है या अकाउंट्स जो है वो हैक किए गए हैं, तो वो कहाँ पर कंप्लेंट करे, कुछ ऐसा प्रोसीजर बनाना चाहिए. ठीक है. रिगार्डिंग द सेटिंग अप ऑफ अ वेल इक्विप्ड इंडिपेंडेंट क्रिमिनल एजेंसी टू इन्वेस्टिगेट साइबर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज. एक एजेंसी बनाई जाए, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी बनाई जाए जो साइबर सिक्योरिटी इंश्योर करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी फॉर थ्रेट असेसमेंट रिलेटिंग टू साइबर अटैक्स and to investigate instances of cyber attacks in the country regarding any ad hoc arrangement and may be made by this court as an interim measure for the protection of citizens' rights pending filling up of lacuna by the parliament. lacuna मतलब gap है, जैसे कोई लॉ नहीं है इसके बारे में. जब तक लॉ नहीं आता तब तक गाइडलाइंस, कुछ रूल्स जो सुप्रीम कोर्ट ले डाउन कर सके कि जब वो लॉ आ जाए, लेजिस्लेचर लॉ ले आए तो वो लॉ एप्लीकेबल होगा, बट तब तक वो रूल्स होंगे जो हेल्प करेंगे सिटीजन्स को ऑन एनी अदर मैटर दैट द कमिटी में डीम फिट एंड प्रॉपर. राइट टू प्रीवेसी. तो राइट टू प्रीवेसी की बात करी गई है. राइट टू प्रीवेसी वॉज हेल्ड एज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट बाय द सुप्रीम कोर्ट इन केएस पुट्टास्वामी केस 2017. ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब द सेंटर हैज प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स दैट विल इनेबल इट टू मेंटेन द डाटाबेस ऑफ रजिस्टर्ड बर्थ एंड डेथ्स एट द नेशनल लेवल. तो नेशनल लेवल पे रजिस्टर होगा, डाटाबेस क्रिएट किया जाएगा, कितनी बर्थ्स हुए और कितनी डेथ्स हुई है. राइट. प्रेजेंटली द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स इज डन बाय द लोकल रजिस्ट्रार अपॉइंटेड बाय स्टेट्स. तो ये स्टेट लेवल पे होता है. ठीक है. बट अब डाटाबेस कौन प्रपोज किया गया है कि अब ये डाटाबेस सेंटर भी रखेगी. द प्रपोजल्स इन द अमेंडमेंट्स इंक्लूड दैट Chief Registrar appointed by the states would maintain a unified database at the state level and integrate it with the data at the national level maintained by the Registrar Journal of India. ठीक है. ये पोस्ट नाम याद रखना important. ठीक है. In other words, the center will be a parallel repository of data. ठीक है. तो सेंटर के पास सारा डाटा इकट्ठा होगा हर स्टेट का. ठीक है. Appointment of special sub registrars in the event of disaster with any or all of his powers and duties for on-the-spot registration and issuance of death certificates. The database may be used to update the National Population Register and the Electoral Register and Aadhaar, Ration Card, Passport and Driving License databases. Right? तो ये कहा जा रहा है. NPR is a register of the usual residents of the country. A usual resident is defined as a person who has resided in a local area for the past 6 months or more, or a person who intends to reside in the area for the next 6 months. NPR was first collected in 2010 and then updated in 2015. It is prepared at the local, village and sub-town, sub-district, district and state and national levels under provisions of the Citizenship Act 1955 and the Citizenship Registration of Citizens and Issue of National Identity Card Rules 2003. ठीक है ना. एनपीआर क्या है ये हमने समझ लिया. रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स एक्ट 1968. ठीक है. इट इज एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर रेगुलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरविद. थोड़ा प्रोसीजर ले डाउन करता है कि कैसे रजिस्टर होगा सब कुछ. ठीक है. द स्टेट गवर्नमेंट मे विद द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट मेक रूल्स टू कैरी आउट द पर्पस फॉर द पर्पसेस ऑफ द एक्ट. द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स, डेथ्स एंड स्टिल births are mandatory in all parts of the country. ठीक है ना. तो ये एक एक्ट है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए. ओके. So guys, that's it for today's video. I hope आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी. अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो एंड टेल मी कि दी ये वीडियोस कंटिन्यू रखो, ये हमें हेल्प करती है. मैं आपको और कैसे हेल्प कर सकती हूँ, आप क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, प्लीज डू शेयर योर प्रॉब्लम्स विद मी. आई वुड ट्राई टू हेल्प यू आउट. इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन लीव अ कमेंट डाउन बिलो. आप मेरे साथ चैट भी कर सकते हैं. यू कैन कैच मी on Instagram. I'm there by the name at @IamLogiri. So guys, that's it for today's video. Do not forget to check out the description box for videos like these from May 2021. Soon I'll be covering January, Feb, March, April 2 for all of you guys. And please do subscribe to the channel. Yeah, that's it. Logiri signing off. I'll see you super soon. You guys take care and keep on studying. Bye.